हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविलियन स्कूल। आप सभी का स्वागत है सिविलियन स्कूल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं और हम रिवोल्ट की बात कर रहे हैं जो 1857 से लेके आगे तक हुआ, लेकिन स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी गांधी युग की। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँ। और पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही शानदार है। अगर कांस्टेबल वाले भी लोग देखते हैं, अदर एग्ज़ाम के भी देखते हैं, तो बहुत शानदार नोट्स है क्योंकि खुद से बनाया हुआ है और छाँट छाँट के बनाया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ ले रहे होंगे। इसका स्पीडोमीटर बढ़ा के सुनते रहिए, सुनने से बहुत रिवीजन हो जाएगा, बेहतर रिवीजन होगा। मैं खुद अपना वीडियो अपना सुनता हूँ रिवीजन के लिए। तो मैं पिछली बातें बता दूँ दोस्तों। हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ये गांधी जी का सेकंड नेशनल मूवमेंट है। इससे पहले जो गांधी जी ने पहला नेशनल मूवमेंट किया था वो था असहयोग आंदोलन, जो 1920-22 में हुआ था, 1920 से 22 में। और अभी जस्ट इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आप सभी जानते हैं स्वराज पार्टी 1923 में गठन हुआ मोतीलाल नेहरू की वजह से। मोतीलाल नेहरू जी ने इसका मतलब गठन करने का निर्णय लिया था। अध्यक्ष थे CR दास। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आगे और भी पढ़े कि 1923-24 में क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर हमने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में, जो 1927-28 में आया, फिर उसका विरोध हुआ। फिर वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पढ़ा था। फिर हम लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़े थे। लाहौर अधिवेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में आता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, जिसका अध्यक्ष था आई थिंक जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। फिर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हम पूर्ण स्वराज करेंगे। और उसी समय झंडा रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को, जो हर 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद उसमें तय हुआ कि अब हम, अंग्रेज़ों ने बात सुनी नहीं, जो 1 साल का टाइम मिला था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो गया। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको मैंने रिकॉल कर दिया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें तो ये शब्द गांधी जी ने मुंबई अमेरिकन विद्वान हेनरी डेविड थोरो से ग्रहण किया था। यानी गांधी जी ने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये हेनरी डेविड थोरो से लिया था। आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इसके बारे में बातचीत किए थे। वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन सी मांग रखी गई थी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बारे में बोला गया था। सेना का खर्च तथा अधिकारियों का वेतन 50% की कटौती के बारे में बात की गई थी। स्वराज पार्टी की दरों का 50% कम करना था। भारतीय बंदरगाहों को भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रखना था। नमक कर को समाप्त करना था। शराब पर पूर्ण पाबंदी लगाना था। नशीली वस्तुओं का क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगाना था। और यहाँ पे लिखा कि विदेशी वस्तुओं के आयाम पर संरक्षण शुल्क लगाना। विदेशी वस्तु का आयात पर संरक्षण शुल्क लगाना, यानी विदेशी वस्तु आएगी तो उस पर हम संरक्षण शुल्क लगाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट मांगे थी जो कि हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रिपोर्ट में लिखी गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। 11 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। वायसराय इरविन उपरोक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए वायसराय इरविन ने उपरोक्त मांगों को ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 फॉलोअर के साथ अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च करते हुए नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। यानी जब इन सभी मांगों की वायसराय इरविन जो था वो सुना नहीं, समझा नहीं, तो इन्होंने 12 मार्च को अपने 18
78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से साबरमती आश्रम को ऐतिहासिक दांडी मार्च के रूप में देखा गया। दांडी मार्च करते हुए नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। मार्च में अमेरिकी पत्रकार मील वेबर, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर उस दांडी मार्च में शामिल थे। मार्च के दौरान रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम गीत लोकप्रिय रहा और ये 240 मील का दांडी मार्च था जो 24 दिन तक चला और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नौसारी जिला गुजरात में समाप्त हुआ, जहां पर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक हाथ में लिया, उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी गई। कौन सा दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन? 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल तक यानी 24 दिन तक यात्रा की गई। तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में इसका नेतृत्व श्री राजगोपाल, जबकि पश्चिमोत्तर सीमांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। गफ्फार खान को क्या क्या कहा जाता है एक बार देख लीजिए। गफ्फार खान को, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को और बादशाह खान भी कहा जाता है। ये पश्तो भाषा के पख्तून नामक समाचार पत्र निकालते हैं, यानी पख्तो भाषा में पख्तून नामक समाचार पत्र निकालते थे और इनके संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार था, जिसे लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट भी कहा जाता था। इस संगठन का तो रेड शर्ट लाल कुर्ती भी कहा जाता था। इस संगठन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, यानी इस संगठन ने गढ़वाल सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलनकारी जो थे उनके ऊपर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का कार्यक्रम भी चलाया गया, जबकि प्रशांत मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में क्षेत्र में सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की बानरी सेना, जबकि लड़कियों की मंजेरी सेना लड़कों की थी और बानरी सेना लड़कियों की मंजेरी सेना। इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था और जेल भी गई थी, यानी यही एक आंदोलन ऐसा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था और जेल में भी गई थी। आंदोलन के दौरान ही जून 1923 में नेहरू और गांधी को पूना के यरवदा जेल में गिरफ्तार किया गया था। आंदोलन के दौरान ही नागालैंड तथा मणिपुर जियाल रंग आंदोलन, नागालैंड और मणिपुर जियाल रंग आंदोलन चला। इसके तहत जदोनांग तथा इनकी 13 वर्षीय बहन गैंडेल्यू, इनका नाम हमेशा आता है, इन्हीं को महारानी का पद दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गैंडेल्यू स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्वाधिक समय तक जेल रही, सबसे ज़्यादा जेल रहने वाली महिला गैंडेल्यू महिला, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने दमन की कार्यविधि भी जिसकी सबसे अच्छा उदाहरण है, दमन की कार्यविधि कार्रवाई की जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है धरसाड़ा, गुजरात में पड़ता है, में देखने को मिला। यहाँ आंदोलनकारी नेताओं यानी कि सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल, अंग्रेजों ने लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीटा था। इसका प्रत्यक्षदर्शी वेब मिलर
था, जो वेब मिलर वही गांधी जी के साथ अंग्रेज टेलीकास्ट करने वाला था, अंग्रेज। नोट में अंग देखे तो आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास जी तैयब जी, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो अब्बास जी तैयब जी ने इसकी गिरफ्तारी और इनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी पहले गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास जी ने नेतृत्व किया, और जब अब्बास जी तैयब जी का गिरफ्तारी हो गया तो इसमें सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया, सबने अवज्ञा आंदोलन का। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो इरविन के साथ समझौता। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 31 तक। प्रथम गोल सम्मेलन नवंबर 31 प्रथम गोल सम्मेलन नवंबर 31 से जनवरी 31 तक चला, जिसे कुल 89 सदस्य भाग लिए थे। ये सदस्य भारत में वायसराय ऑफ इंडिया के नामक जहाज से लंदन गए थे। ये सारे सदस्य जो गए थे वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से लंदन गए थे। सेंट जेम्स पैलेस में सम्मेलन हुआ। उद्घाटन का ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे यानी रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। यानी उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और सम्राट थे जॉर्ज पंचम। इस समय भारत में सचिव सैमुअल होवर थे। प्रथम सम्मेलन में 2 महिलाएं थीं। कौन कौन थीं? बेगम जहां आरा तथा राधाबाई सुब्बाराव। राधाबाई सुब्बाराव मतलब राधाबाई सुब्बाराव एक नाम है, और बेगम जहां आरा, ये 2 महिलाएं भाग ली थी, क्योंकि प्रथम सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसी कारण सम्मेलन असफल रही। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु मनाने के लिए गांधी और इरविन समझौता हुआ था। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी और इरविन एक साथ समझौता हुआ था। यानी वहाँ का वायसराय इरविन था, लॉर्ड इरविन और गांधी जी इरविन समझौता के अगर बारे में बात करें तो 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में। ये साइड में हमने लिखा हुआ है 5 मार्च को। M.R. जयकर तथा तेज बहादुर शत्रु के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन। इसी दौरान सरोजनी नायडू गांधी जी तथा इरविन को 2 महात्मा की उपाधि दी थी। इस समझौते के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। जब समझौता हो गया कि भैया द्वितीय गोल सम्मेलन चलना है तो कुछ देर स्थगित कर दिया, और दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। कराची अधिवेशन की अगर बात करें तो 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मौलिक अधिकार समेत 20 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम तथा बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। यानी कि जो कराची अधिवेशन हुआ था 31 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे, उसमें इसे बोला गया 20 सूत्रीय। द्वितीय गोल सम्मेलन की अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 31 से लेकर दिसंबर 31, यानी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में। यह सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच हुआ, जिसमें 112 सदस्य भाग लिए थे। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे, और गांधी जी जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम था राजपुताना। उनके जहाज पर जीडी बिड़ला, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू,
भोपाल के नवाब प्यारेलाल महादेव देसाई, गांधी जी के निजी सचिव, ये हैं महादेव देसाई, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई, देवदास गांधी जी तथा गांधी जी की विदेशी शिष्या मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड जिसको मीरा बेन कहते हैं, मीरा बेन भी सवार थी। यानी ये लोग सब जने गए थे गांधी जी, सरोजनी नायडू, भोपाल नवाब प्यारेलाल, महादेवी देसाई गांधी जी के जो निजी सचिव थे, और देवदास गांधी जी के विदेशी शिष्या के रूप में मैडलिन स्लेड थी जिनको मीरा बेन कहते हैं प्यार से, जबकि अन्य लोग एसएस मुल्ताना से गए थे। यानी बाकी अब 112 लोग गए थे, तो ये 5-7 लोग राजपुताना से गए थे और बाकी सब एसएस मुल्ताना से गए थे। दूसरे गोल में सम्मेलन के दौरान ही फ्रैंक मॉरिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, हमेशा आता रहता है वनडे एग्जाम में। दूसरे गोल में से सम्मेलन के दौरान ही फ्रैंक मॉरिस ने सर्वप्रथम तथा विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर कहा था। तो सबसे पहले तो फ्रैंक मॉरिस ने बोला, फिर बाद में विंस्टन चर्चिल ने भी गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर बोला था। इसी दौरान लंदन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी कि साहित्यकार, इसी दौरान लंदन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहित्यकार, हेराल्ड लास्की दार्शनिक तथा चार्ली चैपलिन, हास्य कला जो हम सुने हास्य कलाकार थे चार्ली चैपलिन, तो बर्नार्ड शॉ और हेराल्ड लास्की दार्शनिक है जो कि लास्की के नाम से जानते हैं, और चार्ली चैपलिन से मुलाकात की थी। यानी गांधी जी से इन तीनों की मुलाकात हुई थी। यह दूसरा सम्मेलन सांप्रदायिक विवाद के कारण असफल हो गया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन से खाली हाथ भारत लौट आए, जिसके बाद 4 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1933 में अधिकांश रूप से, जबकि 1934 में अंतिम रूप से समाप्त घोषित कर दिया। जनवरी 1932 में आंदोलन पुनः आरंभ होने के बाद गांधी जी समेत प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा था। इसी दौरान 18 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड है ना, एमजे मैकडोनाल्ड ने अपना प्रसिद्ध कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसमें दलितों को भी निर्वाचक मंडल व्यवस्था की शामिल हो गई। इस घोषणा के विरोध में गांधी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आरंभ कर दिया आमरण अनशन। जब इनको पता चला कि दलितों को भी वो मिलेगा निर्वाचन, तो गांधी जी जेल के अंदर ही आमरण अनशन स्टार्ट कर दिए। कब? 20 सितंबर 1932 को, जिसके 5 दिन बाद यानी 16 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी में पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय विधानमंडल की सीटों को 71 से बढ़ाकर 148 सीटों में आरक्षित मांग की गई, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई। उल्लेखनीय है कि पूना पैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, मसौदा सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तैयार किए थे, जबकि इस पर हस्ताक्षर अंबेडकर जी एवं मालवीय जी ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया था।
लेकिन मालवीय जी गांधी जी की तरफ से किए थे। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी की विशेष रुचि हरिजन उत्थान को लेकर हुई। इसी संदर्भ में उन्होंने सिर्फ हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, बल्कि सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करी, जिसके बाद हरिजन सेवक संघ कहा गया। प्रथम अध्यक्ष जीडी बिड़ला हुए, जबकि महासचिव अमृतलाल ठक्कर के संदर्भ में गांधी जी ने नवंबर 1933 में अगस्त 1934 के बीच 12,500 मील की हरिजन यात्रा निकाली थी। 12,500 मील की हरिजन यात्रा निकाली थी। इस दौरान जगह जगह पर गांधी जी का विरोध हुआ। पूना में तो उनकी कार पर बम फेंका गया। उल्लेख सोचिए, मतलब अब गांधी जी तो अच्छा ही कर रहे थे ना कि सभी को मुख्य धारा में लाएं। अब इसमें भेदभाव करने की क्या बात है। जब यात्रा निकाले थे 12,500 मील की, तो उसमें जगह जगह गांधी जी का विरोध हुआ कि ये क्या कर रहे हो, हरिजन मतलब क्या है, ये वो ताम झाम। तो हरिजन शब्द प्रथम प्रयोग गुजरात के नरसिंह मेहता ने किया था, जबकि गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया था। यानी हरिजन जो शब्द है वो गुजरात के नरसिंह मेहता ने किया था, जबकि गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रचार प्रसार अच्छे से कर दिया। बस 2-3 मिनट का और वीडियो। 1934 में ही गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोदय एसोसिएशन की स्थापना करी। 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग त्याग पत्र दे दिया। 1934 में गांधी जी कांग्रेस से सदस्यता का त्याग दे दिया। अब आया तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन के नवंबर दिसंबर 1932 को हुआ, जिसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिस सम्मेलन में 1935 का अधिवेशन में प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर शत्रु दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी वैसे इसके बाद हम नया वीडियो पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं एक बार। कांग्रेस के भीतर बढ़ते समाजवादी विचारों प्रभाव के कारण 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी आदि ने इसकी स्थापना की गई। यानी कि ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अब कांग्रेस जो चल रही थी उसके अलग कांग्रेस समाजवादी पार्टी चल रही है। अब कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे, अशोक मेहता जी थे, मीनू मसानी थे आदि ने इसकी स्थापना करी थी। 1935 का जो अधिनियम आया, तीन गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई। बाद में 1935 में सचिव सैमुअल हूवर 1935 का अधिवेशन प्रस्तावित किया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। वो क्या बातें हैं, पढ़ लेते हैं। पहला, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ रूप बनाने की बात हुई थी। अगला, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, समाप्त कर दिया, इसे केंद्र में लागू किया। तो दोस्तों अभी यहीं तक। यहाँ से हम 1935 का जो अधिनियम है, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 1935 का अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा होगा। कोशिश कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए अपना, और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो लोग भी रिवीजन कर सकें। अपना काम करते रहिए, इस वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, बस सुनते रहिए इस बात को, और स्पीड में देखेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सबको। सिविलियन स्कूल में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।